नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। चीन विवाद को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में चीनी फंडिंग और एंटी इंडिया अभियान चलाने के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा था, जिस पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री तो झूला झूल रहे थे, उन्हें झूला झूलने से फुर्सत नहीं है। आप भी सुने। भारत छोड़ो का नारा दिया था और आज रायपुर के साथियों ने जश्न आज़ादी कार्यक्रम आयोजित किया है जो नेहरू जी पर केंद्रित है और इसमें यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी और छात्र छात्राएं स्कूल के कॉलेज के उपस्थित हुए हैं। तो देश की आज़ादी में हमारे नेताओं का योगदान क्या था, ये किस्सा गोई के माध्यम से पहले हम दादी नानी से किस्सा सुनते थे, वही उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज जश्न आज़ादी की किस्सा गोई हम लोग सुन रहे थे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम और बच्चों के लिए शिक्षाप्रद भी है और आज़ादी में किन किन तकलीफ़ों को उठाते हुए लोगों ने भारत माता को आज़ाद कराया, ये इसका मुख्य आधार है। आदिवासियों के लिए हम लोगों ने जो काम किया है, आज प्रत्येक आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उसकी ज़मीनें छीनी गई, उसको शिक्षा से दूर रखा गया, उससे इलाज से दूर रखा गया और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर या तो गोली से भून दिया गया या जेल में ठूस दिया गया। आज वो तमाम परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आज़ादी के सांस ले रहे हैं और विकास के गति में, विकास में लगातार वो शामिल भी हो रहे हैं और कदम। बता दें कि नरेंद्र मोदी यानी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक बार फिर से मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साझा किया है। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सागर दौरे पर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में संत रविदास जी समरसता यात्राएं चल रही है और आपको ध्यान होगा, संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर सागर में ही आयोजित कार्यक्रम में हमने ये घोषित किया था कि सागर जिले में, सागर के पास बड़तुमा में संत रविदास जी का भव्य मंदिर, विशाल स्मारक बनेगा, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, एक तरफ संत रविदास जी के समरसता के संदेश को देते हुए यात्राएं जारी है, जिनका समापन 12 तारीख को ही सागर बड़तुमा में होगा। वहीं संत रविदास जी के स्मारक का भूमि पूजन करने स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे। इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए जहां एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भीलवाड़ा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी पर भी बयान दिया है। सुनाएंगे। राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से ये कानून जो है मानहानि का, ये 150 साल पुराना है। इस कानून में प्रावधान सबसे ज्यादा सजा 2 साल की होती है। 150 साल में कभी किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हुई नहीं है। अगर 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती है तो सजा जाती नहीं है। तो भाषण कर्नाटक में दिया, गुजरात के किसी व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने सजा दे दी और सजा ऐसी दी ताकि कन्विक्शन 2 साल का हो और उनकी सजा चली जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि लोकतंत्र जीवित है और इस प्रकार से षड्यंत्रपूर्ण तरीके से किसी नेता की आवाज को दबाना चाहो तो हम होने नहीं देंगे।
राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर सदन के बाहर बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है, आगे रखते रहेंगे। जो हमारा अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो और मजबूत होकर उभरेगा। आपने देखा होगा कि राहुल जी का जब से ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट में और आज वो सदन में गए हैं, एक नई ऊर्जा पार्टी के लोगों के अंदर आएगी और विपक्ष से तमाम जो ताकतें हैं वो और मजबूत होकर आगे वाली चुनौती का सामना करेंगे। तो मैं समझता हूँ जिस दरिंदगी से एक नाबालिग बच्ची का जिससे बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या करी गई, वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इन लोगों ने जिस दुष्कर्म को अंजाम दिया, हत्या करी, उन्होंने मानवताओं की सीमाओं को लांघा है। और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैं अभी परिजनों से मिला हूँ कि सभी आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। दो जो नाबालिग हैं उन पर भी पुलिस तबीब लगाकर उनको पकड़ने जा रही है। तो बहुत जल्द चालान पेश होगा और मुझे प्रशासन ने इत्तला करी है कि डेली हेयरिंग कर कर पॉस्को केस लगाकर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई और समय रहते ही अगर ऐसा हुआ कि हम कुछ सजा भी दें और उसमें समय लग जाए तो वह न्याय नहीं होगा। और जिस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये दिल दहलाने वाली घटना है। और मुझे तो याद नहीं है ऐसे कभी हुआ हो प्रदेश में पहले कभी, लेकिन जिन भी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और सब ऐसी धाराएं लगाई गई हैं पॉस्को की कि डेली हेयरिंग कर कर चंद हफ्तों में उनको वो सजा न्यायपालिका के माध्यम से मिलेगी, लेकिन सख्त से सख्त सजा मिले, इस बात की जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की, हम सब लोगों की है। मंगलवार यानी कि 8 अगस्त के दिन संसद में काफी गहमागहमी देखने को मिली। मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे लोकसभा में बोलते समय अपना आपा खो बैठे और साथ ही सांसद अरविंद सावंत को सख्त अंदाज में बैठने के लिए कह दिया। और उसके बाद अभी शिवसेना उद्धव ग्रुप के अरविंद सावंत जी का भाषण सुनते वक्त मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में विधानसभा में बैठा हूं। इसलिए अरे अरविंद, अभी आपका सुना ना, मैं अभी मेरा माननीय मंत्री जी बोलिए जी। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव पे उन्होंने जो उसके पहले सम्मानीय शिंदे साहब ने जो विचार रखे उनको उत्तर देने का काम किया और उन्होंने हिंदुत्व की भाषा की। उसका शिवसेना का, इनका गठ का, उद्धव जी गठ का, गठ ग्रुप का हिंदुत्व किस तरह का है उसका भी बारे में उन्होंने कुछ कहा। अब हिंदुत्व के बारे में इतने हो, हिंदुत्व चाहते हैं, उनको गर्व है, तो जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस बार पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद है सर? अभी वो एक मिनट सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूं, साथ में 1900। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पीएम मोदी को घेरने वालों को लेकर कहा कि जो पीएम का अपमान कर रहा है वो देश का अपमान कर रहा है। वस्तु प्रमाणित के रूप में मंदिर के पक्ष में, भगवान शिव के पक्ष में समान न मिले हों, बहुत कुछ मिल चुका है। और ये साक्ष्य जो है यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि वह मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। तो जो याचिका दायर की गई है कि जो भी सामान उपलब्ध हुए हैं वह सबको अच्छी प्रकार से व्यवस्थित ढंग से
संरक्षित किया जाए, जिससे कि उसमें कोई विकृति न आवे, कोई नष्ट न हो, कुछ इधर उधर न हो। तो ये अभी आदेश हो जाएगा और उसको उसी रूप में स्थापित किया जाएगा जो राम भगवान शिव के या ज्ञान वापी मंदिर के पक्ष में आदेश कोर्ट से होगा, तो वो सबके सब अपने अपने ढंग से व्यवस्थित किया जाएगा। तो यह जो सर्वे हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है 6 दिन में। देखिए बहुत अच्छी बात है 6 दिन में जो मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट 43 साल बाद मंगलवार को विधानसभा में पेश कर दी गई। मुरादाबाद में 1980 को हुए दंगे की जांच के लिए बने न्यायमूर्ति एमपी सक्सेना ने 496 पेज की रिपोर्ट 29 नवंबर 1983 को सरकार को सौंपी थी। कई बार इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा गया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। 14 बार किसी न किसी कारण से फाइल दबा दी गई, जिस पर अब यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। पद्धता है कि प्रदेश की जनता को इस बात की जानकारी हो कि 1980 में जो मुरादाबाद में दंगे हुए थे उनमें सक्सेना आयोग का रिपोर्ट क्या थी, और वैसे भी हमारी सरकार जो पुरानी पत्रावलियां पेंडिंग है सबको एक एक करके निस्तारित कर रहे हैं। इन 17-18 वर्षों तक लंबित क्यों रखा गया, इस बात की भी हम जांच करा रहे हैं। और हर स्थिति में मुरादाबाद में दंगों में सच्चाई क्या थी, सक्सेना आयोग की रिपोर्ट के तथ्यों को हम सदन के पटल पर आज रखेंगे। विपक्ष कह रहा है कि सरकार इसको माइल लेना। देखिए, आप जानते हैं कि सक्सेना आयोग को हमने नहीं बनाया था। आयोग की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता पारदर्शिता के साथ सरकार के सभी जो कार्य प्रणाली है उसको देखे। इधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने एक कविता के जरिए विपक्ष को घेरा है। अमेरिका के एक अखबार की खबर को कोट किया है, और ये वो अखबार है जिसके कि वो लोग प्रशस्तिगान करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने कि बाकायदा वहां पर एक जांच के द्वारा का उल्लेख किया है, जिसमें कि नेवाइल सिंघम नाम के एक अमेरिकी बिजनेसमैन, जिसने भारत की एक न्यूज एजेंसी न्यूज क्लिक, उसको पैसे का ट्रेल, और जिसको बैकएंड से पैसा आ रहा था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा सिस्टम से, यानी प्रचार ऑब्लिक दुष्प्रचार के सिस्टम से। हमने सिर्फ ये कहा है कि कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं ने उसी न्यूज एजेंसी के ऊपर जब ईडी ने रेड मारी थी तो ये कहा था कि ये फ्री प्रेस के ऊपर हमला है। अब साफ समझ में आ रहा हो फ्री प्रेस को फ्री के पैसे कहां से मिल रहे थे। जो लोग भारत के समाज में कड़वाहट घोलने का काम कर रहे थे वो एक्चुअली में तो चीनी पा रहे थे। ये कहां से वो चीनी पा रहे थे ये भी साफ सामने आ रहा। तो मेरा सिर्फ ये आग्रह है कांग्रेस पार्टी से कि उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, या तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देश विरोधी काम करने वाले लोगों के समर्थन का काम किया था, और अन्यथा तो वो कहां पे खड़े हैं ये बात साफ समझ में आ जाती है। कहते हैं कि इंसान के अंदर ललक हो तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा ही कुछ एक मामला सामने आया है, जहां पर ये व्यक्ति हैं मिर्जापुर के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले अनिल सिंह उर्फ ग्रीन गुरु। मिर्जापुर में रहने वाले अनिल सिंह 1 जुलाई 2015 से अब तक हर रोज पौधरोपण कर रहे हैं, जिसके चलते अब सभी उन्हें ग्रीन गुरु के नाम से बुलाने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रीन गुरु मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के हाथों पुरस्कृत भी हो चुके हैं। जनपद अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र में कई साल पुरानी मस्जिद और दरगाह में घुसकर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है, जहां अराजक तत्वों ने अलीगढ़ जिले में आधा दर्जन से ज्यादा मस्जिद और दरगाह में घुसकर तोड़फोड़ की है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। हालांकि अराजक तत्वों के द्वारा मस्जिद और दरगाह में घुसकर
की गई तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मस्जिद और दरगाह में घुसकर धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने वाले अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह थाना छर्रा से एक सूचना प्राप्त होती है कि एक धार्मिक स्थल की बाउंड्री वॉल को क्षति पहुंची है। इस सूचना पे तत्काल मौके पर पहुंचकर थाना पुलिस द्वारा मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया गया। घटना का सही कारण और कारक का पता लगाया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। आज दिनांक 8 अगस्त की सुबह गोरखपुर में पुलिस ने कुछ ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से पुलिस ने तकरीबन 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल और माल विक्रय का 1100 रुपए बरामद किया है। बता दें कि चोरों के पास से कुल तकरीबन 2.5 लाख रुपए का सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिनके खिलाफ जीआरपी पुलिस ने संबंधित अपराध में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भी भेज दिया है। ट्रेनों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, इसकी सूचना मिल रही थी। इस पर एक टीम गठित की गई थी और हमारी जो क्यूआरटी थी उसकी मदद से आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपया है और इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इससे निश्चित रूप से जो ट्रेनों में घटनाएँ हो रही थी उस पर रोक लगेगी और लोग निश्चित रूप से चैन की सांस ले सकेंगे। इसके पूर्व में जेल भेजे गए थे। हाँ, इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभी कोई आपराधिक इतिहास मिला नहीं है, क्योंकि अंकुर पांडे जो है ये मिर्जापुर में बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने चंद पैसों के लिए बच्चों की किताबें कबाड़ी वाले को बेच दी। दरअसल जिन किताबों को सरकार ने बच्चों के पढ़ने के लिए भेजा है, उन्हीं किताबों को कुछ लोगों ने कुछ पैसों की लालच में आकर बेच दिया। हालांकि ग्रामीणों ने कबाड़ी और दुकानदार के पास से भारी मात्रा में किताबें बरामद कर ली हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अच्छा, इसमें 23-24 की किताब नहीं है? नहीं, 23-24 से कम एक भी नहीं है ना? सब धीमी की हुई? बच्चों की थी, पड़ी थी। अच्छा, इसमें चेक करिए कितनी 23-24 किताबें हैं, चेक करिए इसमें। तो कहाँ इसमें चेक करिए, हो सकता है हम बेवकूफ होंगे। चेक करिए। अरे जाने हम पचे रजिस्टर लिखा था ना, मान लो किसी राज जो अगर दूसरी प्रत मांग ले तो कहाँ दे 23-24 की किताबें आपने क्यों बेच दी? 23-24 नहीं थी, क्या है ये? सब पुरानी किताब थी, दवाई बात की इतना नहीं। ये 23-24 की किताबें हैं, दिख नहीं रही आपको? समझ रहे हैं आप, कहीं से लाए होंगे। और अब ये जो है प्रधान जी, अरे ये मत, आपके सामने निकाली गई है ना? हाँ, सारी किताबें कबाड़ी से हमारे सामने निकाली गई है और जनता भी थी हमारे साथ। आप लोग थे वहाँ पे ना? आप लोग के सामने निकाला गया। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। मिर्जापुर से खबर है, बताते चले कि यहां जमीनी विवाद में अधेड़ की हत्या कर दी गई थी। दरअसल अधेड़ को लोहे की रॉड से पीटा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हालांकि अब जाकर पुलिस ने हत्या में शामिल 2 सगे भाइयों सहित 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एसपी नक्सल ओपी सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि घटना में शामिल सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आला कत्ल लोहा जिससे अधेड़ की हत्या की गई थी उसे बरामद कर लिया गया है। वहीं सभी आरोपियों को जेल भी भेज दिया जा रहा है। विंध्याचल मामला है। 5 अगस्त को रात 3:15 बजे के आसपास ग्राम अकोड़ी के प्रधान प्रतिनिधि जरनारायण सिंह को अमित सिंह और उसके 4 साथियों द्वारा गंभीर रूप से मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जिसकी इलाज के दौरान वाराणसी में मृत्यु हो गई थी। और उसी क्रम में आज अमित सिंह और उसके 4 साथी जो समय अज्ञात थे, जो बाद में एसओजी और स्वाट टीम द्वारा अपना प्रयास करके प्रकाश में लाया गया, और सभी 5 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है
और उनकी निशानदेही पर आला कत्ल रॉड भी बरामद की गई है। आज सभी को जेल भेजा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार यानी कि 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब धरती 100 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार ने इसके पीछे की वजह नई टेक्नोलॉजी बताया है। उन्होंने कहा कि समझ लीजिए कि आज हर कोई उसी पर निर्भर हो गया है। कोई भी चीज होती है तो हम वही देखते हैं। जब हम ना लिखेंगे ना कागज रखेंगे तो धरती को खत्म होने में 100 साल भी नहीं लगेगा। इस दौरान नीतीश कुमार ने इशारों में अधिकारियों पर कहा कि ये तो मेरी बात ही नहीं मानते हैं। और क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, सुनाएंगे। दोहरा करके कहना चाहते हैं और हम तो इनको हर बार कह देते हैं कि हर बार कम से कम बता दिया करिएगा। तो ये मेरा बतवा मानते हैं थोड़ी है, हर समय करते रहते हैं। क्या खा रहा है? कुछ नहीं खा रहा है, ये करते रहते हैं। इन्हीं को हम दिए थे जिम्मेवारी। जब हम आए, जब हम छात्र थे यहाँ, तब भी पटना म्यूजियम में आए थे कई बार। और उसके बाद ये लोग पटना म्यूजियम में इतना था, बचपन में देखे थे, जब हम स्टूडेंट थे तब भी देखे। और बाद में जब हम लोग सरकार में आए तो इसके बाद ये लोग कुछ करने जा रहे थे कि थोड़ा है इसमें थोड़ा सा हम बना देंगे। एक बार हम आए थे, हमने कहा भाई देखिए इतना ज्यादा सब कुछ है यहाँ और उसको देखने का सब तरह से इंतजाम नहीं, इसलिए इसका विस्तार तो होना चाहिए। तो करने क्या लगे कि वहीं पर वो छोटा सा करने लगे 5 करोड़ रुपए का। तो हमने कहा हम चले गए देखें। और में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।